हेलो। हाँ दिलीप, सही है जैसे। जॾहिं स्टार्ट करणो हुजे न ॿुधाइजांइ। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Abda Sheikh and I am currently working as a lecturer at NIBRM Hyderabad. तो आज मेरा टॉपिक है टेनिस एल्बो, दैट इज़ अ लेटरल एपिकॉन्डालाइटिस। ठीक है, तो इसकी ओरिजिन से हम चलते हैं कि ओरिजिन इसका नाम प्रॉपर हुआ कैसे। ठीक है, तो 1883 में इसका नाम जो पहले आया था वो था लॉन टेनिस आर्म। ठीक है, कैसे पड़ा तब ये टेनिस जो स्पोर्ट है वो न्यू आई हुई थी और उसमें जो ज़्यादातर प्रिवलेंस थी वो लेटरल आउटर साइड ऑफ द एल्बो का पेन हुआ था। ठीक है, तो उसको पहले नाम ये दिया गया था, लेटर ऑन उसको टेनिस एल्बो के नाम से उसको जाना जाता है अब। ठीक है, तो ये थोड़ी हो गई उसकी ओरिजिन के वो कहाँ से आया, स्टार्ट कहाँ से हुआ। ठीक है, देन हम की है क्या, एल्बो जॉइंट प्रॉपर है क्या। ठीक है, तो एल्बो जॉइंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स हिंज जॉइंट जहाँ पे सिर्फ दो मूवमेंट्स होती हैं, दैट इज़ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, और ये जो जॉइंट है वो होता है आपके डिस्मस एंड ये तीनों बोन्स मिला के एक आपका जॉइंट बनाती है, दैट इज़ एल्बो। ठीक है, अगर इस जॉइंट के हवाले से थोड़ी बात करें तो बहुत सारे मसल्स हैं यहाँ पे इर्द गिर्द, बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो होता है आपके एक्सटेंसर, जो आपके बैक ऑफ दी आर्म पे मसल्स हैं जो एक्सटेंशन करवाते हैं रिस्ट की, वो जाके लगते हैं लेटरल एपिकॉन्डाइल पे। ठीक है, तो 5 मसल्स बेसिकली होते हैं। कौन से? नंबर 1 इज द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, एक्सटेंसर डिजिटोरम एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमम। ये 5 मसल्स होते हैं। इनमें से सिर्फ लॉन्गस को छोड़ के बाकी जो 4 मसल्स हैं वो ओरिजिन उनकी यहाँ लेटरल एपिकंडाइल से ही होती है और आगे जाके कहाँ पे आपके मेटाकार्पल्स में लगती है। ठीक है, इनकी जो नर्व सप्लाई है दैट इज़ रेडियल नर्व। अब रेडियल डिवाइड होती हैं, दैट इज़ अ डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व एंड पोस्टीरियर इंट्राशियल नर्व। ठीक है, ये दो नर्व्स इन मसल्स को सप्लाई करती हैं। तो ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया ताकि हमें पता चले कि कौन से मसल्स आगे जाके वीक होते हैं या कहाँ पे जाके मसला होता है। ठीक है, उसके अलावा अब हम स्टाइटिस से, तो इसका एपिकॉन्डालाइटिस हम तो एपिकॉन्डालाइटिस हम इसको क्यों कहते हैं? एपिकंडाइल जो है वो ह्यूमरस का एक पार्ट है। ठीक है, तो वो तो इन्फ्लेम नहीं होता, तो एपिकॉन्डालाइटिस हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो टेंडन्स जाके लगते हैं वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, तभी उसको नाम एपिकॉन्डालाइटिस कहा जाता है। अब सही आ रही है आवाज़? तो क्लियर कर दे तो मैं आगे चलूँ। ओके 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 दिलीप, ओके। वेट करते हैं 2 मिनट, आप बता दो फिर दिलीप। उसफा बेटा आप सही होगी, काइंडली चेक।
आमिर बेटा चेक नाउ। ओके, एनेटमी थोड़ी देख ली, थोड़ा ओरिजिन देख लिया, जिन्होंने मिस कर दिया है वो बाद में वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो टेनिस एल्बो लेटरल एपिकॉन्डलाइटिस हम इनको क्यों कहते हैं, ठीक है। एपिकॉन्डलाइटिस इसीलिए कहते हैं क्योंकि डायरेक्टली जो एपिकॉन्डाइल है वो तो ह्यूमरस का एक पार्ट है जिसको हम जो ये यहाँ पे होता है, तो वो बोन खुद तो इन्फ्लेम नहीं होती, हालांकि आइटस जो है वो इन्फ्लेमेशन शो करता है, लेकिन वो इन्फ्लेम खुद नहीं होता। वहाँ पे जो टेंडन्स लगे हुए होते हैं, जो टेंडन होते हैं जो मसल को बोन से अटैच करते हैं, वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, ठीक है। तभी इसका नाम लेटरल इसी वजह से क्योंकि लेटरल आउटसाइड ऑफ द एल्बो है, ठीक है, इसी वजह से इसका नाम दिया गया है। उसके अलावा को हम टेंडनाइटिस भी कभी कभी कहते हैं या टेंडिनोसिस भी कहते हैं, क्योंकि टेंडनाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन्स हो जाता है इसी वजह से, ठीक है। तो बेसिकली है क्या डेफिनेशन, अगर हम इसकी देखें तो डेफिनेशन है कि स्वेलिंग हो जाती है मसल्स की ड्यू टू ओवर यूज, एक्सटेंसर्स मसल की ड्यू टू ओवर यूज। ओवर यूज क्या है, क्यों होती है, क्योंकि बैक हैंड जो हम मूवमेंट करते हैं, दिस इज द मूवमेंट, रैकेट होती है तो हम ऐसे मूवमेंट करते हैं, तो रिपीटेड ओवर यूज के बाद वो क्या हो जाता है, वो मसल जो सॉरी टेंडन जो है आपका है उसकी बाय टाइम आ जाता है। इसी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है आपके टेंडन में और वो पेन क्रिएट करता है। तो ये ओवर यूज ये नहीं है कि अभी मैंने वो दर्द ऐसे ही मसल फटीग हो सकता है, लेकिन ये ड्यू टू ओवर यूज है। हाँ, कहीं कहीं पे रिसर्चेज में ये भी है कि ये इंसीडियस ऑनसेट हो सकता है इसका, कुछ इसका मतलब ये नहीं है कि हम मैंने कोई गेम खेली या मैंने कुछ ऐसा काम किया उसके बाद दर्द हो, दर्द ऐसे भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत कम रेयर केसेस में। अच्छा, टेनिस अलावा जो है मतलब सॉरी टेनिस स्पोर्ट्स के अलावा अगर किसी में होता है तो वो कारपेंटर्स हैं, पेंटर्स हैं, बुचर्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर तभी जब आप आपकी प्रॉपर ना हो, या तो जो आपकी कीबोर्ड की जो प्लेस हो तकरीबन 90 डिग्री पे होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा हाई या ज़्यादा लो है तो भी पेन ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द एल्बो करवा सकता है। तो हमने उनसे प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है कि ये कैसे मतलब कहाँ से जनरेट हुआ, कैसे आ सकता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि ये कहाँ से आ सकता है। ओके, देन ये है कि पॉपुलेशन जो टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन है उसमें 1 to 3% ऑफ द पॉपुलेशन तकरीबन ये अफेक्ट करता है। और किस उम्र के एज क्या है, तकरीबन दैट इज़ 30 to 50 ईयर्स। ओके, उसके अलावा अब हम आते हैं बिहाइंड, हर बुचर में हर कारपेंटर में ये क्यों नहीं होता, बिकॉज के आपकी जो टूल है, जो भी आप रैकेट इस्तेमाल कर रहे हो या कोई भी आप टूल इस्तेमाल कर रहे हो, वो प्रॉपर तरीके से आपने उसको पकड़ा नहीं हुआ, ग्रिप सही नहीं है। अगर टेनिस सॉरी रैकेट की हम बात करते हैं तो ज़्यादा ग्रिप बहुत ज़्यादा टाइट है या बहुत ज़्यादा लूज़ है, रैकेट बहुत हैवी है, ठीक है, आपके हिसाब से। उसके अलावा आपके जो मसल्स हैं, एक्सटेंसर्स मसल्स हैं, रिस्ट फोर आर्म या एल्बो के, वो ज़्यादा वीक हैं, तो इस वजह से वो शायद जो है ना पेन क्रिएट करवा सकता है बाय टाइम, ठीक है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, कॉजेज़ हैं। उसके अलावा अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द सिम्टम्स, कि पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है तो किस सिम्टम्स के साथ आएगा। पेशेंट आएगा कि मुझे जो है ना लेटरल साइड ऑफ द एल्बो जो है वो पेन है, वो थोड़ा बहुत रेडिएट भी नीचे जा रहा है, ठीक है। तो आपने प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है उसकी। आप पूछेंगे कि कोई टिंगलिंग सेंसेशन, कोई बर्निंग, कोई एकिंग, कोई जिसमें आप लगे कि नर्व रूट इन्वॉल्व हो सकती है। तो पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि नर्व बहुत ही कम इन्वॉल्व होती है टेनिस एल्बो में, नर्व जो इनको सप्लाई करती है वो बहुत डीप होती है। तो कॉम्प्लिकेशन आप कह सकते हो कि जो लोग इसको सही तरीके से मतलब मुझे दर्द हुआ फिर भी मैं वो काम किए जा रही हूँ उसको कॉम्प्लिकेटेड जो है ना तरीके से मैं लेके जा रही हूँ, तो वो सबको इन्फ्लेम करके आखिर में नर्व को इन्वॉल्व कर सकता है। लेकिन ये हर किसी के उसमें नर्व
डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व एंड पोस्टीरियर इंटरशेयर नर्व दोनों इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन वो लेट स्टेज में, इनिशियल स्टेज में कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप पूछ सकते हो कि कोई नर्व इन्वॉल्वमेंट, कोई प्रिकलिंग टिंगलिंग सेंसेशन तो नहीं है, तो आप फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी देखते हो कि कोई और चीज़ तो नहीं है। ठीक है, तो नर्व इन्वॉल्वमेंट में हो गया। और दूसरा आपको पेशेंट क्या बताएगा, पेशेंट बताएगा कि मैं कोई भी चीज़ अगर हल्की से हल्की भी पकड़ रही हूँ तो वीकनेस है, मैं जैसे जान नहीं है हाथ में, मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो ये 2-3 सिम्टम्स होंगे, वो आपको बताएगा। आप लोगों ने फिर एग्जामिनेशन करके प्रॉपर साइंस देखनी है कि क्या है, क्या हो सकता है। ठीक है, रूल आउट आप कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा मैं बताती चलूँ कि ज़्यादातर जो इन्वॉल्व होता है टेनिस एल्बो में, वो होता है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। ज़्यादातर मोस्ट कॉमन अगर आप रिसर्चेस देखोगे जो मायोग्राफी एमआरआई वगैरह करवाते हैं, तो ईसीआरबी जो है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। उसके पीछे भी एक रीज़न उसकी पोजीशन ऐसी है कि वो सबसे ज़्यादा जो लेटरल एपिकंडाइल है उसके ऊपर जो है ना रब होता है, जब हम नॉर्मली ऐसे ही फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये और क्या करता है, रिस्ट को स्टेबलाइज करता है मसल, जब हमारी आर्म जो है ना स्ट्रेट पोजीशन में होती है। ठीक है, तो ये ज़्यादा मसल जाता है। ये नहीं कह रही कि सिर्फ ये ज़्यादा है, कभी कभी दूसरा ये मेनली जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप फिंगर पेन, गुलाब राय पठानी, फिंगर पेन आपकी जो ये मूवमेंट है मोस्टली ये हो सकती है कि आपका जो पेन है वो जा सकता है अगर वो सीवियर केसेस में है, क्योंकि वो दूसरे मसल्स को भी साथ साथ इन्वॉल्व करेगा, तो फिंगर्स की ज़रूर इन्वॉल्वमेंट होगी, लेकिन सिर्फ फिंगर्स की नहीं होगी, साथ साथ रिस्ट की एक्सटेंशन भी पेन करेगी या आपको मसला होगा। के जो ना एक्सटेंशन में पेन नहीं है या रिस्ट इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ फिंगर्स इन्वॉल्व हैं, देन दिस इज़ नॉट अ टेनिस एल्बो, वो फिर कुछ और हो जाएगा, कोई और मसल इन्वॉल्व हो जाएगा। और कोई सवाल है तो मैं आगे चलूँ, वरना अच्छा, आप लोग जब तक सवाल पूछो मैं थोड़ा आगे चलती हूँ कि जब तो अगर नर्व इन्वॉल्व है, आपने टेस्ट किया, चेक किया, नर्व इन्वॉल्व है, चेक रेडियल नर्व जो है वो C5 C6 के अगर दरमियान वो तो डायरेक्ट वो पेन नहीं देती, वो डायरेक्ट आर्म में पेन कभी। ठीक है, करना है सर्वाइकल अगर नर्व इन्वॉल्वमेंट है, अगर वो मस्कुलर पेन के साथ आ रही है तो आप फिर दूसरे जो भी है डायग्नोसिस आप कर सकते हैं। और 50 के जो करीब एज के पेशेंट्स आपके पास आते हैं उनमें आर्थराइटिक चेंजेस भी होती हैं, तो आप पर तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। सना स्टेप्स पे मैं आ रही हूँ अभी, क्योंकि अभी पहले होगा असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट के बाद मैं ट्रीटमेंट भी बताती हूँ कि क्या करना चाहिए। सही है, दिलीप सॉरी नेट प्रॉब्लम था दिलीप। अब आवाज़ आ रही है तो मैं बताओ, तो मैं कंटिन्यू करूँ। हाँ, जीशान अहमद जी, नहीं पोस्चर टॉपिक अभी तक कवर नहीं हुआ, आप सजेस्ट कर सकते हैं तो हम उस पर फिर लेक्चर डिलीवर कर देंगे। दिलीप क्लियर करो आप मुझे कि अब वीडियो आ रही है सही से, क्योंकि नेट प्रॉब्लम था बीच में।
जी ज़ीशान, पोस्चर हम आपको पढ़ा देंगे, कोई मसला नहीं है। आप हमारे पेज पे जो है ना मैसेज कर सकते हैं, सजेस्ट करें आप, देन हम जो है ना इस पे ज़रूर जो है ना काम करेंगे। असल में नेट मेरा थोड़ा मसला कर रही है, पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार। निदा, दिलीप, बस सही है। सॉरी, थोड़ा नेट का मसला है। ओके, ठीक है। तो हमने देख लिया कि उसको डिफरेंशिएट, पेन आपके पास कोई आ रहा है तो हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। एक तो सर्वाइकल के साथ, अगर नर्व कोई इन्वॉल्व इसमें, तो आप सर्वाइकल को पहले करोगे क्योंकि सर्वाइकल में तो कोई मसला नहीं है, रेडिकुलोपैथी तो नहीं है, तो हम उसको फिर हटा के फिर कंटिन्यू करेंगे उसकी एग्जामिनेशन में। तो अब हम आते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। एग्जामिनेशन में अब कैसे होता है, हम एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री टेकिंग से। हिस्ट्री आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, हिस्ट्री से ही आधा आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसको टेनिस एल्बो है या नहीं है, ठीक है। तो पहले परफेक्टली आप हिस्ट्री लोगे, ठीक है, उसकी ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री लोगे कि वो कौन सा ऐसा ऑक्यूपेशन करता है, कौन से ऐसे ऑक्यूपेशन में काम करता है कि उसको ये पेन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा हम एग्रावेटिंग रिलीविंग फैक्टर्स जो भी हिस्ट्री टेकिंग के सारे हैं वो सारे आप जो है ना पूरे करोगे। उसकी पास्ट हिस्ट्री पूछोगे आप कि पहले कभी यहाँ पे ऐसे पेन हुआ था तो आपने क्या किया था और कैसे रिलीव हुआ था, क्योंकि आर्थराइटिक चेंजेस भी होती हैं काफ़ी दफ़ा और हम उसको टेनिस एल्बो से कोरिलेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम थोड़ी बहुत हिस्ट्री अच्छे से लेंगे। उसके बाद हम लेते हैं एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में 3 चीज़ें होती है, दैट इज़ अ लुक, फील, मूव, ठीक है। तो लुक में क्या होगा कि हमने दोनों एल्बोज़ को जो ना देखना है, कंपेयर करना है। अगर किसी एक में पेन है तो हम दूसरे को भी साथ साथ देखेंगे क्योंकि इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने दोनों को वो देखना है लुक में, और 360 डिग्री पे हमने देखना है होता है कि कोई और चेंजेस तो वगैरह नहीं आई, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं फील। फील में क्या होगा, टेंडरनेस, दिस इज़ अ साइन, ठीक है। वो आप लोग देखते हो कि ऑन टच उसको पेन तो नहीं हो रहा, अगर यहीं हो रहा है और नीचे कितना कहाँ तक जा रहा है तो आप मसल लोकेट कर सकते हो कि कहाँ तक वो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है मूव। मूव में ये है कि एक्टिव से आप स्टार्ट करते हो, फर्स्ट करते हो कि एक्टिव मूवमेंट्स आप करके देखो, मूवमेंट तो इन्वॉल्व नहीं है, देन आप पैसिव करते हो, देन रेजिस्टेड करते हो। तो ये कुछ तरीके हैं एग्जामिनेशन को आप लोगों ने सबको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब हम आते हैं कि फंक्शनल असेसमेंट भी करनी होती है कि आप जो फंक्शन करते हो, मतलब जैसे मैंने कंप्यूटर का आपको एग्जांपल दिया था, तो कीबोर्ड जो है वो ज़्यादा हाई ज़्यादा लो, तो हमने फंक्शनल असेसमेंट विथ एर्गोनॉमिक्स असेसमेंट भी करनी होती है। अच्छा, मैं सवाल के जवाब देती हूँ, थोड़ी एग्जामिनेशन में जो ना पूरी कर दूँ, ठीक है। फंक्शनल असेसमेंट विथ एर्गोनॉमिक असेसमेंट भी देखते हैं, जो टूल यूज़ करते हैं, रैकेट यूज़ करते हैं, नाइफ यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हो रही है या नहीं, ठीक है। तो हमने ये कुछ चीज़ें साथ लेके चलनी होती है आपके एग्जामिनेशन में। अच्छा, पहले हम आते हैं अब टेस्ट पे, स्पेशल टेस्ट में। स्पेशल टेस्ट आप कौन सा करवाओगे, सिंपल, आपने उसको सीधा रखना है, ठीक है, स्ट्रेट आर्म रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रख रही हूँ स्ट्रेट आर्म, ठीक है, ऐसे सीधे। तो आपने एक्सटेंशन को रेजिस्ट करना है, आप इसको यहाँ पे पुश करोगे, आप कहोगे कि एक्सटेंशन करो, तो वो नहीं कर पाएगा और वो कहेगा मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, ठीक है। एक ये टेस्ट है, एक मिडिल फिंगर टेस्ट भी होती है कि सीधा आर्म है, आपने इसको किया और आप कहोगे कि मैं रेजिस्ट कर रहा हूँ, आप इसको लेके जाओ एक्सटेंशन में, तो वो कहेगा कि मुझे दर्द हो रहा है, यहाँ लोकलाइज्ड करेगा कि यहाँ दर्द हो रहा है। कहीं और दर्द हो रहा है तो वो कुछ और चीज़ भी हो सकती है, लेकिन यह है कि लेटर स्टेज में यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ पे दर्द होता है एंड कभी कभी रेडिएट भी होता है, ठीक है। तो ये हमने एक प्रॉपर तरीके से लेके चलनी होती है, ठीक है। ये 2-3 टेस्ट है। उसके बाद हम ग्रिपिंग टेस्ट भी करवाते हैं। आप कोई ग्रिपर दे दो उसको कहो आप पुश करो, तो वो नहीं कर पाएगा, उसको ज़्यादा जो है ना वो मसला होगा, वो कहेगा मैं नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन, आपने हिस्ट्री प्रॉपर तरीके से ले ली, एग्जामिनेशन हो गई, ठीक है। लेकिन इसको जो है ना तकरीबन 90% तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि आप लोगों को पेशेंट को क्या मसला है, ठीक है। लेकिन इमेजिंग भी होती है, रेडियोग्राफ्स भी होते हैं, हम एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे इसीलिए करवाते हैं
क्योंकि शायद हो सकता है लेटरल एपिकंडाइल में कोई आर्थराइटिक चेंजेस हो, कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर हो, कोई जो है ना मेल अलाइनमेंट हो, तो वो रूल आउट करने के लिए, उसको सिर्फ निकालने के लिए कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम लिस्ट बनाते हैं, तो उनको जस्ट एक्सक्लूड करने के लिए हम एक्सरे करवाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम एमआरआई करवाते हैं। एमआरआई सिंपल किसी मसल की हो सकती है, वहाँ पे चेंजेस नज़र आएंगे कि कितना टीयर हुआ है, कितना मसला है अंदर, ठीक है। उसके अलावा हम करवा सकते हैं ईएमजी, दैट इज़ इलेक्ट्रोमायोग्राफी, वो मोस्टली मसल्स के लिए होती है, ठीक है। तो मसल्स में कितना चेंजेस आया, तो ये कुछ स्टेप्स हैं वो लेके चलने होते हैं हमने, ठीक है। अगर कोई कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के साथ ठीक नहीं हो रहा तो हमने एमआरआई, ईएमजी, कभी कभी अल्ट्रासोनोग्राफी भी करवानी होती है। जब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हमारा फेल हो जाता है तब करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कुछ है एग्जामिनेशन, ठीक है। और अब ट्रीटमेंट में आऊँगी, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस पढ़ लूँ मैं। कैन टेनिस एल्बो कॉज रेडियल नर्व इम्पिंजमेंट, गुलाब राय पठानी। यस, मैंने आपको कहा था कि हो सकता है, लेकिन लेटर स्टेज में, इनिशियल स्टेज में, क्योंकि रेडियल नर्व डीप होती है तो वो बहुत ही कम होती है, लेकिन होती है। ये नहीं कि आप कह सकते हो कि होती ही नहीं है, नर्व तो इन्वॉल्व होती ही नहीं है, तो वो हो सकती है, ठीक है। तो आप कह सकते हो, लेकिन हर किसी में नहीं होती और बहुत कम होती है, क्योंकि रेडियल नर्व बहुत डीप होती है, ठीक है। कोहियार खान, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम सम टेंडनाइटिस एल्बो ड्यू टू फास्ट बॉलिंग, ओके, आई चेंज माई बॉलिंग एक्शन इन टीन एज एंड सिंस देन आई नेवर एक्सपीरियंस दैट। यस, आप लोगों को अपनी जो एर्गोनॉमिक्स होती है वो करेक्ट करनी होती है। आप लोगों का तरीका अगर गलत होगा तो वो अगर मसल्स पे इम्पैक्ट करता है तो वो ज़ाहिर है दर्द करेगा। दर्द इनिशियल नहीं करेगा, लेकिन आराम आराम से ज़रूर करेगा। आपकी जो ना जो भी होता है, आपने एर्गोनॉमिक्स, अगर फिजियोथेरापिस्ट यहाँ पे कोई है तो आप अपनी एर्गोनॉमिक्स पहले सही करते हो। हाउ रेडिकुलोपैथी डाइफर फ्रॉम नर्व इन्वॉल्विंग टेनिस एल्बो, ठीक है। रेडिकुलोपैथी ये होता है कि अगर आपका निदा सर्वाइकल हम चेक करते हैं, वहाँ पे कंप्रेशन डिस्ट्रक्शन टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। अगर C5 C6 हम डिस्ट्रैक्ट करके देखते हैं, यहाँ पे जो टेस्ट होता है वो करके देखेंगे, अगर वहाँ पे पेन रिलीज हो गया तो मतलब ये सर्वाइकल से ही रेडिकुलोपैथी जो नर्व इन्वॉल्व हो रही है वही हो रही है, ठीक है। अगर वहाँ का कोई मसला नहीं है तो यहाँ पे होगा। फिर हम पेशेंट से पूछेंगे कि कितने टाइम से आपको ये दर्द है। पेशेंट कभी कभार सच नहीं बोलता, सही तरीके से नहीं बताता, ठीक है। तो हमने उनसे बातें निकलवानी होती है तरीके से कि आपको ये अगर 2 महीने से है तो 2 महीने का ये काम लगता नहीं है, क्योंकि कभी कभी पेशेंट आपके पास आएगा, कोई फीमेल आ रही है, वो कहेगी मुझे दर्द था फिर भी मुझे काम तो करना है, फिर मैं कर रही हूँ, तो वो लेटर कॉम्प्लिकेशन में ये जा सकता है कि उसकी नर्व इन्वॉल्व हो सकती है। Which imaging of MRI we can use? आई थिंक दैट इज़ अ T2 इमेजिंग, वो ज़्यादा मसल में ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे तो कंट्रास्ट थेरापी भी हम कर सकते हैं, बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन T2 ज़्यादा होती है। एक्सरेज में टेनिस एल्बो पता चल जाएगा मैम? नहीं, आपको एक्सरे में टेनिस एल्बो बिल्कुल डायग्नोसिस नहीं पता चलेगी, क्योंकि एपिकंडाइल पे कुछ नहीं होगा, वहाँ पे कुछ नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ हम ये एक्सक्लूड करने के लिए करते हैं कि कोई आर्थराइटिक चेंजेस, कोई बोनी इन्वॉल्वमेंट, कोई फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर तो नहीं है, उसको एक्सक्लूड करने के लिए, क्योंकि ये मेनली मसल्स और टेंडन्स का है, और टेंडन्स आपको कभी भी एक्सरे में नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। एनीथिंग एल्स? थैंक यू निदा। किसी को सवाल है तो आप पूछो, देन मैं ट्रीटमेंट पे जाऊँ लास्ट। ओके, थैंक यू, ठीक है। अब हम जाते हैं ट्रीटमेंट पे।
फिर आखिर में सवाल देख लूँगी कि आपके जो कोई भी हैं सवाल, ठीक है। ट्रीटमेंट पे आता है। अब ट्रीटमेंट में इनिशियल स्टेज पे हम क्या करते हैं, अगर पेन के साथ कोई आ रहा है तो पहले हम कहेंगे कि वो काम ही आप लोग ना करो जिसमें आप लोगों को दर्द होता है, ठीक है। तो कम्प्लीटली रेस्ट। उस जगह पे हम कहते हैं कि यहाँ पे आपको दर्द है और डेली बेसिस पे आप काम कर दें, क्योंकि ज़्यादातर जो टेनिस एल्बो होता है वो आपके डोमिनेंट हैंड पे होता है, ठीक है। डोमिनेंट क्यों? क्योंकि हम ज़्यादातर डोमिनेंट हैंड से ही काम करते हैं तो वो ज़्यादा जाता है, और घर के काम करने होते हैं तो डोमिनेंट हैंड आपका जाएगा ही जाएगा। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, पहले रेस्ट। लो बैक में मैनिपुलेशन, बेटा वो अलग बिल्कुल टॉपिक है, और लो बैक पे जब हम आएंगे तो मैनिपुलेशन, मोबिलाइजेशन, आपको जो भी ट्रीटमेंट सीखना है वो हो जाएगा। लेकिन ये तो टेनिस एल्बो को आप बैक पेन से रिलेट ना करो, वो बिल्कुल ही अलग चीज़ है, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, रेस्ट, सिंपल, ठीक है। उसके अलावा रेस्ट हम करवाते हैं, उसके बाद हम क्या करवाते हैं, कोल्ड थेरेपी। अगर इलेक्ट्रोथेरेपी की हम बात करें तो इलेक्ट्रोथेरेपी भी यूज़ होती है इनिशियल स्टेज पे फॉर पेन मैनेजमेंट, ठीक है। टेंस हम यूज़ करते हैं ताकि मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन हो वो अच्छी हो, हीलिंग प्रोसेस हो। अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, थेरापेटिक अल्ट्रासाउंड विथ आयनटोफोरोसिस, वहाँ पे जो आयंस जाते हैं वो हीलिंग प्रोसेस में मदद देते हैं, ठीक है। तो हम ये इलेक्ट्रोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं, आइसिंग यूज़ कर सकते हैं इनिशियल लेवल्स पे, ठीक है। अब पेशेंट आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो वो कहेगा कि मुझे यहाँ पे पेन है, और आपने एक दिन में जो है ना वो सही नहीं होता ऑलमोस्ट। अगर सही आप मोबिलाइजेशन से कर भी लेते हो तो वो बाद में क्रिएट कर देगा, क्योंकि उसको एक टेंडन में वियर टियर आया है तो उसको सही होने में थोड़ा टाइम भी लगता है, ठीक है। तो आप शुरू में क्या करते हो, टेनिस, अल्ट्रासाउंड ये सब यूज़ करते हो। अगर वो काम कर रहा है, वो कह रहा है मुझे डेली बेसिस पे, अगर कोई फीमेल आ रही है वो मुझे कह रही है कि मुझे डेली बेसिस पे घर के काम करने होते हैं, तो आप ब्रेस, स्प्लिन या टैपिंग कर सकते हो, जिसमें वो ईजिली उस मसल को हम छोड़ के बाकी वो काम कर सकती है, ठीक है। लेटर हम स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी करवाते हैं, ठीक है। अगर ओरली आप दो तो ओरली आपका एनसेड्स हम मोस्टली देते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, उनका जो टूल है या इक्विपमेंट है वो करेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। ये नहीं है कि आपने उसको थोड़ा बहुत सही कर दिया और वो वापस उसी गेम में चला गया, या वो वही चीज़ कर रहा है ताकि वो जो है ना वो उसको ज़्यादा ख़राब करेगा। तो आपने उसका टूल जो है वो सही करना है, ठीक है। उसके अलावा हम जहाँ पे जॉइंट में स्टीरॉयड इंजेक्शन लगती है, पीआरपी इंजेक्शन लगती है, लेकिन वो अभी प्रोसेस में है। पीआरपी की जो रिसर्च है वो भी प्रोसेस में है, हर जगह पे नहीं लग रही, लेकिन हाँ स्टीरॉयड इंजेक्शंस लगती हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर इक्विपमेंट हम यूज़ करवाएंगे। उसके बाद हम मुलिगन टेक्निक करवाते हैं, मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं करवा नहीं सकती हूँ, लेकिन आप लोग अगर सर्च करोगे तो वो आपको मूवमेंट प्रॉपर मिल जाएगी। तो ये कुछ इनिशियल स्टेजेस हैं, हम कर सकते हैं, ठीक है। 95% रिकवरी विदाउट सर्जरी हो जाती है, ऑलमोस्ट 95% में, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट या फिजियोथेरेपी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तभी हम क्या करते हैं, सर्जरी की तरफ जाते हैं। लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में होता है। तो उसमें कौन सी आप सर्जरी करवा सकते हो, ओपन भी होती है, आर्थ्रोस्कोपिक, दोनों हो सकती हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपका जो टेंडन जो ख़राब हुआ है इस जगह पे, आप वो क्या करते हो, वो रिमूव करके उसी पेशेंट का जो दूसरा है वो उस जगह पे लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद है अब फिजियोथेरेपी। अब ये तो थोड़ा बहुत हो गया, फिजियोथेरेपी हम कैसे करेंगे। अगर टेनिस एल्बो के पास आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है तो आप कैसे करोगे, आप करोगे, थोड़ा मैं ऐसे हो जाती हूँ, ठीक है, ऐसे आपकी जो 90 पे है और ये आपका सपोर्ट में आएगा विदाउट रिस्ट, ये रिस्ट आपका सपोर्ट में नहीं आएगा, ये सारा सपोर्ट में होगा, ठीक है। आपने ऐसे रखना है, ठीक है। जो होम प्रोग्राम बताते हैं हम तो एक्सरसाइज करवा देते हैं, मोबिलाइजेशन भी करवा दी, लेकिन घर में जो एक्सरसाइज उन्होंने करनी है वो हमने थोड़ा बहुत बताना होता है उनको, ठीक है। तो ऐसे करना है, ठीक है। एंड आपने फिस्ट बनानी है, ठीक है, मेक अ फिस्ट एंड डू इज एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन, एक्सटेंशन फ्लेक्शन, एक्सटेंशन फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हम करवाते हैं या बता देते हैं कि आप लोगों ने ये करनी है, ठीक है, ये, ठीक है। और बाद में हम क्या कहते हैं, कोई भी बोतल ले लो पानी उसमें भर के, उसमें थोड़ा रेजिस्टेंस आ जाएगा, देन वो हम करवाते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आराम आराम से डेवलप करवाते हैं, ठीक है। और उसको फिर और क्या कहते हैं कि फिस्ट बनाओ एंड खुद स्ट्रेचिंग करो, पैसिव स्ट्रेचिंग करो दूसरे हाथ से, अगर पेनफुल है, अगर वो खुद कर सकता है तो डू दैट। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम कर सकते हैं, ठीक है।
मैम टैपिंग का रोल क्या होगा टेनिस एल्बो में? ठीक है, अब आपका जो टेंडन है वो जो ख़राब हुआ है वो तकरीबन इसी एल्बो जॉइंट के दरमियान ही जो ख़राब होता है या जो फंक्शन लेस हो जाता है वो यहाँ का होता है। तो हम क्या करते हैं टैपिंग में इस मसल को या इस जॉइंट को जो ना हम थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करके और इसको हम टैप कर देते हैं ताकि वो जो पार्ट है मसल का या टेंडन है वो काम ना करे आपके दूसरे जो है ना एक्टिविटीज़ में। तो टैपिंग इसीलिए यूज़ होती है और उसको हीलिंग मिले, वो रिपेयर हो सही, वो जो वियर टियर रहा है वो उसको हीलिंग होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, गुलाब राय पठानी आंसर क्लियर है? ठीक है, तो आप लोगों ने एक्सरसाइज होम प्रोग्राम बतानी है। दूसरा होता है कि आपने ऐसे किया, ठीक है, आप लोगों ने ये पेन नहीं लेना, आप लोगों ने ये हैमर लेना है। ठीक है, हैमर क्या होता है कि हैमर का यहाँ पे होता है वेट, ठीक है, वेट होता है। तो हमने सिंपल ऐसे करके एंड ऐसे करना है, क्योंकि एक्सटेंसर जो हैं वो प्रोनेशन भी करवाते हैं। ठीक है, ऐसे करके एंड देन ऐसे करवाना है। यहाँ पे होगा वेट, तो वो जो है ना सही तरीके से हमारा जो मसल्स हैं, एक्सटेंसर मसल्स हैं, वो स्ट्रेच होंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम टैपिंग पे। टैपिंग कैसे होती है? के टैपिंग भी होती है, रिजिड टैपिंग भी होती है। अब रिजिड टैपिंग है तो सही मेरे पास, लेकिन अप्लाई किस पे करूं, तो इस वजह से मैं आपको लोगों को थोड़ा बता देती हूँ। ठीक है, रिजिड टैपिंग डायरेक्टली अप्लाई जॉइंट पे नहीं करना, क्योंकि ये बहुत स्टिकी होती है और जब आप इसको उतारोगे तो वो दर्द करवाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा करूँ, ठीक है, तो दिस इज़ द लेटरल एपिकंडाइल। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले कोई और चीज़ लगानी है, जैसे कोई पेपर टेप वगैरह होती है जो ज़्यादा स्टिकी ना हो, वो आप लोगों ने पहले लगा देनी है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, ये उसके ऊपर लगानी है आप लोगों ने। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे? दिस इज़ द लेटरल एपिकंडाइल। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसे हॉरिजेंटल वे में पहले पेपर टेप लगानी है। ठीक है, उसके बाद ये वाली टेप लगानी है यहाँ से लेके अंदर की तरफ, जो आपका जो मसल है, जो ये एक्सटेंसर्स हैं, उनको आप अंदर की तरफ खींच के देन आप लगाते हो, ताकि वो जो मसल है जहाँ पे जो मसला हुआ है वो उसको हीलिंग प्रॉपर टाइम में मिले। ठीक है, तो ये होती है आपकी रिजिड टैपिंग। दूसरी होती है के टैपिंग। के टैपिंग अभी मेरे पास प्रेजेंट नहीं है, लेकिन कुछ मैंने पेपर पे बनाया है कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक ऐसे बनाते हो, अगर ये टेप है तो उसमें 2 आप फिंगर्स के बना सकते हो। ठीक है, एक ये बनेगी और एक वाई बनेगी, दिस इज। ठीक है, तो ये होती है के टेपिंग। अब ये दोनों जो हैं वो इन फिंगर्स के लिए हैं। ठीक है, या ये दोनों डालो या ये दोनों आप इसमें डालो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये अगर मैं ऐसे डाल रही हूँ, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है, विदाउट स्ट्रेच जब आप वो के टेपिंग देखोगे तो उसमें स्ट्रेचेबल है। ठीक है, तो ये विदाउट एनी स्ट्रेच यहाँ पे लगेगा। अगर पीछे से मैं देखूँ तो ये सीधा 10% के स्ट्रेच के साथ आपके लेटरल एपिकंडाइल पे लगेगा। जब आप पेशेंट पे लगाओगे तब ये आपका आर्म जो है रिस्ट जो है वो फ्लेक्शन में होगी। ठीक है, तो आप ऐसे लगा के और सीधा कहाँ पे लगाओगे? लेटरल एपिकंडाइल पे लगाओगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने वाई टेपिंग लेनी है। ठीक है, उसको आप क्या करोगे? अंदर की तरफ लगाना है। ठीक है, तो लेटरल एपिकंडाइल से हम ये ऐसे लगा के, ठीक है, और ये जो इसके पार्ट्स हैं वो ऐसे जाएंगे। ठीक है, विथ 75% ऑफ स्ट्रेच। ठीक है, तो ये टेपिंग मोस्टली कॉमनली हम जो यूज़ करते हैं एथलीट्स में ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो डेली बेसिस पे स्पोर्ट्स उनको खेलनी होती है, या उन वर्कर्स में करते हैं वो जो डेली बेसिस में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ना हमने किसी पे भी अप्लाई कर दी। हाँ, जो डेली वर्कर्स हैं या प्रॉपर रेस्ट भी दोगे तो टेंडन जल्दी ही सही हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा टॉपिक था। अब मैं कुछ क्वेश्चन, अब किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी, टेनिस में क्या होता है कि हाई मूवमेंट होती है और जो है ना जर्की मूवमेंट भी कभी कभी हो जाती है, तो वो पेन कास्ट करवाती है। ठीक है, प्रैक्टिकल सेशन रिगार्डिंग, ठीक है, ओके करके हम स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट कर सकते हैं। टैपिंग करके हम स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट कर सकते हैं। यस, कर सकते हो आप, लेकिन वो जो मसल आपने लॉक किया है या जिसको आपने टैपिंग करके उसको हीलिंग के लिए छोड़ा हुआ है वो ज़्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन आप दूसरे पार्ट को कर सकते हो स्ट्रेंथनिंग। यस, यू कैन। हाँ, आफ्टर टैपिंग बिल्कुल। अभी मैंने टैपिंग की और स्ट्रेंथनिंग करने बैठ जाऊँ तो ये भी नहीं होगा, उसको थोड़ा बाद में। वाई टेप एक्ट एज अ एंकर।
नो 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 निदा, ये कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो इसको आपने एंकर में समझी नहीं, थोड़ा आप मुझे क्लियर करो तो मैं आपको बताऊं। मैंने मसल कौन सा इन्वॉल्व होता है? फजल गिलानी, मैंने बताया था कि एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस ज़्यादातर होता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है लेटरल एपिकंडाइल के, और जो आप नॉर्मली मूवमेंट करते हो वो तो ज़्यादा वो बोनी बम जो लेटरल एपिकंडाइल है उस पर ज़्यादा वो मूव होता है। मैम प्लीज़ रिपीट द डायग्नोसिस पार्ट ऑफ द सेशन। डायग्नोसिस, अच्छा डायग्नोसिस आप लोगों ने कैसे करनी है, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत रिपीट कर देती हूँ। डायग्नोसिस आप स्पेशल टेस्ट होते हैं हमारे, ठीक है। तो मैंने बताया था कि आर्म आपने सीधी रखनी है एंड आप एक्सटेंशन करवाते हो, इसकी पूरे रिस्ट की करवाओ या सिर्फ मिडिल फिंगर की करवाओ, ठीक है। तो इससे अंदाज़ा हो सकता है, तो उसको पेन यहाँ पे फील होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है, लेकिन उसको आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस के साथ रूल आउट कैसे करोगे कि कभी कभार C5 C6 सर्वाइकल से नर्व रूट कंप्रेस होती है, तो वो पेन जो देती है वो इसी आर्म में इसी जगह पे देती है। तो आप लोगों ने टेस्ट करना है सर्वाइकल का कंप्रेशन डिस्ट्रक्शन टेस्ट दोनों करवाने हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये है कि नहीं। व्हाट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन लेटरल एपिकॉन्डालाइटिस? बेटा लेटरल एपिकॉन्डालाइटिस में जो एक्सटेंसर मसल्स होते हैं उनके टेंडन अफेक्ट होते हैं, ज़्यादातर एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस होता है, दूसरे भी हो सकते हैं लेकिन मेनली जो रिसर्चेज इस पे हुई हैं वो ज़्यादातर यही मसल होता है। बट टेपिंग करके आप बहुत अच्छे इफेक्ट आते हैं, इट्स माई क्लिनिक एक्सपीरियंस। तो बेटा मैं कह रही हूँ, देखो अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है सिवियर पेन के साथ, हद से ज़्यादा उसको पेन है कि वो मूव भी नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो हद से ज़्यादा उसको पेन है, वो मूव भी नहीं कर पा रहा, तो आप क्या करोगे फिर? उसको टेपिंग करके फिर स्ट्रेंथनिंग करवाओगे? तो ये नहीं होगा बिल्कुल। उसको माइनर पेन है और आपने वो डेली बेसिस पे काम भी कर रहा है, तो टेपिंग करके आप स्ट्रेंथनिंग करवा सकते हो। और हर पेशेंट पे एक ही चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती, किसी किसी के मसल्स बहुत जो है ना जल्दी गेन कर देते हैं न्यूट्रिशन की वजह से या उनकी एज की वजह से, वो जल्दी सही भी हो जाते हैं। ड्यू टू नेट मुझसे मिस हो गया टेपिंग, सो टेपिंग में एंकर कहाँ बनाया आपने? टेपिंग में, ओके ओके ओके, ठीक है, ये पहले था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप लोगों ने इनमें फिंगर्स डालनी है और तो पहला एंकर यहाँ बनेगा, ठीक है। दूसरा था ये, तो ये जो एंकर है वो लेटरल एपिकंडाइल पे ही बनेगा, लेकिन आप उसको इंटरनली लेके जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ही बनेगा, ठीक है, और आप ये जो इसकी जो स्ट्रिप्स हैं वो नीचे फोर आर्म की तरफ जाएंगी। वाई टेप मीन्स वाई टेप पार्ट ऑफ टेप डॉक्टर? हाँ हाँ वो तो मैं समझ गई, अभी मैंने बता दिया है। मैम पेन ड्यूरिंग फोर आर्म प्रोनेशन इज ड्यू टू गोल्फर्स एल्बो और टेनिस एल्बो? पेन ड्यूरिंग फोर आर्म प्रोनेशन, ठीक है बेटा। प्रोनेशन जो आपके करवाते हैं ना वो एक्सटेंसर ही करवाते हैं या प्रोनेटेड टीरीज और क्वाड्रेटस करवाते हैं, वो तो फोर आर्म के बैक साइड पे होते हैं, ठीक है। तो प्रोनेशन अगर आ रहा है, प्रोनेशन में अगर पेन आ रहा है तो उसको आप रूल आउट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर मेरे ख्याल से उसमें नहीं होता, टेनिस एल्बो में नहीं होता, ठीक है। हाँ आप सुपीनेशन कह सकते हो कि सुपीनेशन में अगर पेन आ रहा है तो वो टेनिस एल्बो है कि नहीं। यस आमीन। हाउ फॉर ओल्ड एज? देखें ओल्ड एज में टेनिस एल्बो बहुत अगर देखा जाए तो नहीं होता, क्योंकि वो डेली एक्टिविटीज़ या ओवर यूज एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ओल्ड एज में नहीं होता, अगर हो भी गया है किसी वजह से, अगर उन्होंने अपनी जो है ना पहले लाइफ में ट्रीट नहीं करवाया, तो आप उसको फिर ट्रीट कर सकते हो ओल्ड एज में। तो आप उसको प्रॉपरली रेस्ट टैपिंग वगैरह जो भी है वो करवा सकते हो, लेकिन ये है कि उसका हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा।
थैंक यू सोमिया। हाउ लॉन्ग डज लेटरल एपिकॉन्डाइटिस लास्ट? ये डिपेंड मनोज, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट आपके पास किस स्टेज में आ रहा है। वो अगर अभी उसको 2-3 दिन से ही पेन स्टार्ट हुआ है तो वो जल्दी रिकवर हो जाएगा बाय रेस्ट, बाय सम टेक्निक्स ऑफ फिजियोथेरेपी या एनसेड से भी, ठीक है, जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन वो अब बहुत ही टाइम के बाद कोई आया है, 6-8 महीनों के बाद, 6-8 महीनों के जो है ना उसको दर्द रह चुका है और वही एक्टिविटी वो डेली बेसिस पे कर रहा है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो मिनिमम अगर जो है ना अगर हम फिजियोथेरेपी करते भी हैं तो 10 to 15 डेज में बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। टेपिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर ओल्ड एज। बेटा टेपिंग जो है ना मोस्टली हम उनके लिए करते हैं जो एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, जो एक्टिविटीज़ करते हैं उनको वही काम करना पड़ता है, तभी जो है ना हम टेपिंग करते हैं। तो ओल्ड एज में अगर रेस्ट कर रहा है तो उसको आप ब्रेस या स्प्लिंट दो तो फिर भी वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू पेशेंट करते हैं। अगर पेशेंट विलिंग है तो व्हाई नॉट। फोरआर्म प्रोनेशन में पेन तो होगा ना मैम? तो फोरआर्म प्रोनेशन में होता है, तभी मैंने आपको बताई थी एक्सरसाइज के आप प्रोनेशन भी साथ साथ करते हो, लेकिन सिर्फ प्रोनेशन में पेन नहीं आएगा। रिस्ट एक्सटेंशन और प्रोनेशन के साथ आ रहा है तो यस दिस इज टेनिस एल्बो। की ड्यूरेशन कितनी होती है? लेटरल एपिकॉन्डालाइटिस की ड्यूरेशन ये खुद सही नहीं होगा जब तक आप इसको सही नहीं करोगे। आप सही इसी वजह से कि मुझे अभी मसलन पेन हुआ, स्टार्ट हुआ है 2 दिन से, अगर मैं रेस्ट प्रॉपर कर रही हूँ, अगर मैं खुद फिजियोथेरापिस्ट हूँ, मुझे पता है कि रेस्ट से, आइसिंग से या कुछ मूवमेंट से सही हो जाएगा, तो वो जल्दी सही हो जाएगा, विद इन 2 to 3 वीक्स जल्दी हो जाएगा। लेकिन आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो ट्रीटमेंट करने वाले पे डिपेंड है कि वो आपकी मोबिलाइजेशन टेक्निक्स कर रहा है, टैपिंग कर रहा है, तो वो जल्दी फ़र्क देगा आपको। क्योंकि स्ट्रेच तो आएगा प्रोनेट्स पे, यस प्रोनेटर्स पे आएगा क्योंकि वो आपके पोस्टीरियर फोरआर्म पे ही प्रेजेंट है। मैम अगर नर्व इन्वॉल्व हो जाए तो ट्रीटमेंट क्या होगा? ठीक है, तो नर्व जब इन्वॉल्व हो जाती है तो वहाँ नर्व इन्वॉल्व तब होती है जब आपके मसल्स, टेंडन स्वेल हो जाते हैं, ठीक है, तो वो फिर जाके उस पर अफेक्ट करती है। तो आप लोगों ने स्वेलिंग उनकी थोड़ी कम करनी है बाय आइसिंग, ठीक है, आप आइसिंग कर सकते हो, ठीक है। तो जब जैसे ही थोड़ी आइसिंग करते हो, इन्फ्लेमेशन थोड़ी कम हो जाएगी तो नर्व पे इम्पैक्ट थोड़ा कम पड़ता है, ठीक है। नर्व क्योंकि इंटरनली ये किसी जॉइंट के ट्रैक्ट से सही नहीं होगी, वो इन्फ्लेमेशन से उसको अफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने उसको ये करना है। उसके बाद हम इलेक्ट्रोथेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं, और आप लोगों ने मसल्स को ठीक करना है, उसकी इन्फ्लेमेशन जो है या वियर टियर है वो सही होगा तो जाएगा। अगर बहुत कॉम्प्लिकेशन है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से नहीं सही हो रहा मसलन, तो हम रिलीज़ करते हैं, सॉरी नर्व की स्ट्रेचिंग भी होती है, ठीक है, रेडियल नर्व स्ट्रेचिंग भी होती है, वो भी हम कर सकते हैं। डज कंप्रेशन हेल्प टेनिस एल्बो? कंप्रेशन नो, बैंडेज वगैरह जिससे हम कंप्रेशन देते हैं तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट प्लान है नहीं फ़िलहाल इसका। आपने जस्ट मसल को स्ट्रेंथन और स्ट्रेच करना है। तो मेरा तो टॉपिक ख़त्म हो गया, सवाल जवाब भी काफ़ी हो गए। अगर किसी को फिर भी क्वेश्चन है तो आप पूछो। हाउ कंप्रेशन इन टेनिस एल्बो? सॉरी, कंप्रेशन तो कंप्रेशन बेटा इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जब मसल्स बहुत ज़्यादा आपके सोयल हो जाते हैं, तो जब मसल सोयल होंगे तो वो नर्व्स को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। नीचे जाके जो नर्व आपकी नीचे पड़ी हुई है वो उसको अफेक्ट करेगी, तो नर्व इन्वॉल्व तब होती है वरना नहीं होती। दिलीप मुझे बताएं कि अभी मैं वेट करूं या एंड करूं अभी? थैंक यू दिलीप। डॉक्टर दिलीप को मैं थैंक यू कहूँगी क्योंकि इन्होंने ही मुझे जो है ना अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आके लाइव लेक्चर दूँ,
होप सो आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप अभी कमेंट कर सकते हैं, वरना बाद में आप मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हो या पेज पे भी कर सकते हो, तो आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। और आगे चल के आप लोग हमें टॉपिक सजेस्ट करो, जैसे अभी किसी ने कहा मुझे कि पोस्चर आप बता दें, ठीक है, तो पोस्चर आप हम करेंगे, किसी फिजियोथेरेपिस्ट या कोई भी ज़रूर करेगा, शायद मैं ही, ठीक है। थैंक्स टू यू निदा, ठीक है। तो अब हम इसको एंड करते हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। कुछ भी मसला हो, कुछ भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग टेनिस एल्बो, तो आप मुझे पर्सनली या पेज पे आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू। घर पे रहें और स्टे होम, स्टे सेफ। जज़ाकल्लाह।